आज हम अपना टॉपिक जो ओरिजिनली स्टार्ट किया था सीएमए डाटा बनाने का, तो उसमें मैंने आपको बीच में 2 लेक्चर्स का ब्रेक लिया और आज मैं वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, जिसका एक लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया था कि बैलेंस शीट में प्रोजेक्शंस कैसे करनी है, वो रिमेनिंग रह गया था। तो मैंने आपको समझाया था कि बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस सीखने से पहले आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि एमपीबीएफ नॉर्म्स क्या है। एमपीबीएफ नॉर्म्स जिसके ऊपर पूरी अलग सीरीज बनी हुई है। करंट रेशो के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिटेल्ड लेक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपको डेट इक्विटी रेशो या गेयरिंग लिवरेज रेशो, इसके बारे में क्लियर होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशो का मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर पूरा डिटेल में बनाया था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इसका लास्ट लेक्चर आपने कवर किया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस जो प्रीवियस मैंने सीएमए की वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, उन सीएमए की वीडियोस आपको क्लियर होनी चाहिए, वो आपने देखी होनी चाहिए, तभी आपको इसको करने में आसानी होगी, इसको समझने में आसानी होगी। तो इन चीजों को क्योंकि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको भी कवर कर चुका हूँ, तो आज हमने बस अपनी बैलेंस शीट की प्रोजेक्शंस को कंप्लीट करना है, बनाना है, और हमने उनको सेट करना सीखना है कि किस तरह से उनको हमने फाइनलाइज करना है प्रोजेक्शंस को। आज का लेक्चर माइट भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा कम लेंथ ही रखने का। तो जो नेक्स्ट लेक्चर रहे गए अपने, 1-2 लेक्चर या 3 लेक्चर जितने भी बनेंगे, उसके ऊपर मैं जो बैलेंस रेशियोज रहती हैं हमारी सीखने वाली, जैसे उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीएससीआर, कि डीएससीआर रेशो को कैसे, क्या होती है, कैसे बनाना होता है। डीएससीआर हो गई, इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गई, और एनी अदर रेशो जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारी रेशोज आपको देखने में मिल जाएंगी सीएमए डाटा के अंदर, पर प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग के टाइम और एनालिसिस के टाइम उन सारी रेशोज का कोई भी बैंक यूज नहीं करता है, और मेन मेन रेशोज का ही यूज करता है। तो वो रेशोज ही मैं आपको कवर कराऊंगा जो प्रैक्टिकली यूज में आती हैं। तो अपनी सीएमए डाटा की प्रोजेक्शंस का जो हम काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो सीएमए डाटा ही खोल लेता हूं मैं डायरेक्टली। आप देखेंगे कि सीएमए डाटा के अंदर जो हमने ये फॉर्मेट पिक किया था, तो इस फॉर्मेट, देखिए सीएमए डाटा का फॉर्मेट हर एक बैंक में अलग अलग होता है, और हर एक बैंक ने थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज किया होता है, मोटा मोटा कंसेप्ट सेम रहता है। और ये भी हो सकता है कि जो रेशोज मैंने आपको अभी तक सिखाई हैं, करंट रेशो में तो खैर कोई चेंज नहीं होता, तो जो रेशोज मैंने आपको सिखाई हैं, माइट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई बैंक उसको कैलकुलेशन में ऊपर नीचे एडजस्टमेंट कर ले, तो उसको देख के घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है, इसको बैलेंस, इसको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पास्ट डाटा पंचिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रोजेक्शंस, ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, वो एज इट इज यहाँ पे पंच करी हुई है। उसके बाद ये अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आ गई, और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड आ गई। तो लाइबिलिटी साइड को कैसे पंच इन करना है वो मैंने पंच करना आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, और एसेट साइड को कैसे करना है उसको भी मैंने सिखाया हुआ है। इसके बारे में अलग अलग लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो उसके बाद अब जब आपको बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी और एसेट साइड की, ये तो 2021 तक के पास्ट डाटा की पंचिंग होगी जिसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अभी हमने 2022 और 2023 की प्रोजेक्शंस करनी है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड की आज के लेक्चर के अंदर। तो आपको एक इस शीट के ऊपर पकड़ बना के रखनी है, एमपीबीएफ शीट। एमपीबीएफ शीट, इसमें मैंने एमपीबीएफ के जो आपको फर्स्ट मेथड जो वर्किंग कैपिटल गैप वाला मेथड होता है, एंड सेकंड मेथड जो अपना ज्यादा स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव मेथड होता है, दोनों मेथड्स आपके सीएमए डाटा के अंदर अपीयर होंगे। ठीक है। तो जब आपका केस नेचुरली थोड़ा बड़ी अमाउंट का है, ऑब्वियसली 5 करोड़ से ऊपर अमाउंट का है, 6-7 करोड़ अमाउंट का है, तो आप सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग लगाइएगा। छोटा केस है तो आप फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग से भी चल सकते हैं। अगर 1-2 करोड़ रुपए का ही केस है तो आप टर्नओवर मेथड से भी चल सकते हैं। बाकी रेस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आपका बैंक उस चीज को कैसे लेता है। रेशो एनालिसिस, अब ये रेशो एनालिसिस की देखिए शीट आ गई है आपके सामने। इसके अंदर अलग अलग रेशोज अपने ही डाटा के बेस पे उन्होंने कंप्यूट करी हुई हैं। ये डेट इक्विटी रेशो इन्होंने उठाई हुई है यहाँ पे। इनका थोड़ा बहुत डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करने का मेथड बदल सकता है, क्योंकि माइट भी ये सिर्फ टर्म लोन्स वाले डेट ही उठा ले लिमिट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बेरिंग डेट उठाने होते हैं। वही एक्यूरेट चीज है और वही प्रैक्टिकली फॉलो होती है। तो खैर हम इनके हिसाब से ही चलेंगे अभी तो। ये डेट इक्विटी रेशो हो गई। इन रेशोज के बारे में आपको नहीं देखना है ज्यादा, क्योंकि ये रेशोज आपके काम की नहीं है।
इंटरेस्ट कवरेज और डेट सर्विस कवरेज रेशो के बारे में हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब जब ये डिस्कस करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएंगी कि ये कैसे कंप्यूट होती है, उनका क्या रेलिवेंस है। हाँ, करंट रेशो आपको जरूर देखनी है, तो करंट रेशो आपकी यहाँ पे बैठनी चाहिए। तो आपको ध्यान में होगा, जब मैंने एमपीबीएफ वाला लेक्चर समझाया था, एमपीबीएफ 2 वाला जो कंजर्वेटिव मेथड है, तो उसमें समझाया था कि अगर 1.33 से नीचे आपकी करंट रेशो है तो आपकी एमपीबीएफ 2 के अंदर एलिजिबिलिटी कभी भी नहीं बैठेगी। तो अगर आपका केस है, अगर आपने किसी क्लाइंट को लोन देना है, तो आपकी करंट रेशो प्रोजेक्शंस में 1.33 एंड अबव होनी चाहिए, तभी आपका एमपीबीएफ जो 2 है वो सही बैठेगा। ठीक है, क्विक रेशो यूज में नहीं आती है, इसको छोड़ दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैंने आपको बोला था कि ये भी देखने तो होते हैं, मतलब देख सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एबिडा मार्जिन को। एबिडा मार्जिन के बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। ये आ गई आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन्होंने पहले तो निकाली है बेस्ड ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री, बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों निकाली हुई है इन्होंने सेल्स के ऊपर, ये दोनों निकाली है सेल्स के ऊपर। बट मैंने आपको समझाया था कि इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस पे होती है, तो हम कॉस्ट वाली कंसीडर करेंगे। इन्होंने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली भी यहाँ पे कंप्यूट की है, उसको भी इन्होंने एवरेज इन्वेंट्री के साथ डिवाइड किया है, जो कि प्रैक्टिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ ही किया जाता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो मैंने आपको समझाया ही था कि सीएमए डाटाज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या बैंक टू बैंक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का फर्क हो सकता है, तो इतना आप अपने माइंड में एडजस्टमेंट करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है। अब हमने पीरियड के ऊपर ध्यान देना है, हमने नेट कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला उठाना है, हमने नेट सेल्स वाला नहीं उठाना है। तो देखिए, 50 दिन, 60 दिन, 54 ऐसे करके इन्वेंट्री के डेज आ रहे हैं। सिमिलरली डेटर डेज, डेटर तो सेल्स के ऊपर ही निकलते हैं, तो इन्होंने ये क्लोजिंग पे निकाला है डेटर्स पे, ये एवरेज डेटर्स पे निकाला है। हम क्लोजिंग वाला डेटर्स कंसीडर कर लेंगे, पीरियड क्लोजिंग डेटर्स वाला पीरियड कंसीडर करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स का भी सिमिलरली हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स वाला पीरियड ही कंसीडर करेंगे अपने पास। तो ये आपके पास रेशोस होगी। उसके बाद जैसे देखिए, ये रेशोस आपको दी हुई है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, एसेट टर्नओवर रेशो। देखिए, इन रेशोस का आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपके एनालिसिस के ऊपर प्रैक्टिकली कोई भी इंपैक्ट नहीं है। कोई भी बैंक इन रेशोस के ऊपर जाता नहीं है, ना ही इनका एनालिसिस करता है। तो इनको इग्नोर करेंगे तभी फायदा है, इनको ज्यादा चेक करेंगे तो आपका ही माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको जिन चीजों पे मैंने आपको फोकस कराया है, हाईलाइट करवाया है, डेट इक्विटी रेशो, आपकी करंट रेशो, आपके एमपीबीएफ नॉर्म्स, आपकी इन्वेंट्री, क्रेडिटर एंड डेटर टर्नओवर साइकिल। तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस रखना है अपना काम करते टाइम। ठीक है, तो इन चीजों पे फोकस रखने के बाद आपका जो सीएमए डाटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम अपना पंचिंग स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको सबसे पहले पंच कर लेना है जब भी सीएमए डाटा आपने शुरू करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है आपका। उसके बाद जब हम बैलेंस शीट पे आएंगे, तो बैलेंस शीट की फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट साइड के ऊपर हम आ जाते हैं अपने पास। तो एसेट साइड के ऊपर आने के बाद हमने देखना है, देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस को हमने बैलेंसिंग फिगर रखना है। कैश एंड बैंक बैलेंस को हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, कैश एंड बैंक बैलेंस को हमने बैलेंसिंग फिगर रखना है। सारी आइटम्स डालने के बाद अगर हमारे फर्क टोटल में फर्क आता होगा, तो हम उसको कैश एंड बैंक दिखा देंगे अपना बैलेंसिंग फिगर। प्रैक्टिकली जब बैलेंस शीट्स भी बनाते हैं सीए लोग, तो तब भी वो कैश को इसी तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, बैलेंसिंग फिगर टाइप ही। तो अगर हमने एसेट साइड को पंच करना है, तो आप देखिए कि ये मैंने 3 साल के रिजल्ट्स ऑलरेडी पंच करे हुए हैं, जो मैंने आपको एक लेक्चर में करवाए थे। तो 3 साल के रिजल्ट्स मैंने पंच करे हुए हैं, जिसमें ये डेटर्स हैं, आपके एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स हैं। तो उसके बेस पे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके अंदर आपकी सेल्स भी पंच करी हुई है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमने प्रोजेक्शंस भी कर ली थी। तो इन सेल्स के ऊपर ये वाले डेटर्स हैं आपके, ये वाले, तो इनके ऊपर रेशो एनालिसिस में इन्होंने ये वाला डेटर पीरियड कंप्यूट किया हुआ है, 75 डेज, 59 डेज, 63 डेज। ठीक है, अब आगे सेल्स तो डली हुई है प्रोजेक्शन वाली, बट हमने कितना अब यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट से समझिए। आप अपने क्लाइंट से समझिए कि सर, जो आप पैसा लेने जा रहे हैं, या आपका जो बिजनेस मॉडल है, आपका डेटर साइकिल आपके बिजनेस में कितना है। वो बोलेगा कि सर, मेरे बिजनेस में 45 डेज है। तो आप पूछेंगे कि सर, आपकी बुक्स में तो बहुत ज्यादा आ रहा है 45 डेज के अलावा, तो इसका क्या रीजन है। तो वो बोल सकता है कि हाँ भाई, एक दो पार्टीज की पेमेंट रुक गई थी, या मैंने मार्च के महीने में ज्यादा सेल्स कर दी थी, जो मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा दिया कि उस महीने ज्यादा सेल्स कर दी थी, तो इस वजह से ज्यादा डेटर्स थे। तो माइट भी इस वजह से ज्यादा आ रहा है, अदरवाइज मैं 45 to 50 डेज से ज्यादा उधार नहीं देता।
तो अगर वो उस तरह से अगर आप डेडली श्योर हो कि आपको उसका 45-50 डेज का ही साइकिल है, तो आप यहाँ पे 45-60 डेज के इक्विवेलेंट रख के डेटर्स को प्रोजेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आपको ज्यादा श्योरिटी नहीं है, आपको थोड़ा मेंटेन रखना है, तो आप क्या कीजिए, इनकी एवरेज देखिए कि ये एवरेज 66 के करीब आ रही है, इन तीनों की एवरेज। तो यानी कि आप 60 डेज 62 डेज के करीब भी रख देंगे तब भी आपका वो मोटा मोटा ठीक दिखना चाहिए, राइट। तो एक बार इनको सेट करते हैं। अभी हम एक्सपोर्ट के डेटर्स को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम अगर करना है तो बहुत लो साइड पे कर लीजिए, 2 सालों की प्रोजेक्शन दिखाएंगे हम बस। तो डेटर्स की प्रोजेक्शन में अब जैसे 33 था यहाँ पे, तो मैं इसको 35 करता हूँ एक बार, और ये यहाँ पे 37 करता हूँ। तो अभी हम चेक करते हैं कि अपने डेटर साइकिल कितना दिख रहा है यहाँ पे। तो 52 एंड 50 डेज दिख रहा है, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, और क्योंकि हमने 60 डेज के करीब लेके जाना है, तो इसको 40 करते हैं और इसको 45 करते हैं। तो लेट अस से कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 61 डेज ठीक है, यहाँ पे 60 डेज मोटा मोटा ठीक है, तो मोटा मोटा हम अपने रेंज के अंदर आ चुके हैं। तो इसी तरह से आपको डेटर साइकिल को फिट इन करना है। देखिए अभी अभी तो मैंने रेशो के हिसाब से सेट कर दिया, पर आपको अगर रेशो ही नहीं क्लियर होगी तो आप समझ क्या पाएंगे इसके अंदर। तो तभी मैंने आपको ये रेशोज पहले क्लियर करवाई ताकि आपको पता हो कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये डेटर्स को मैंने सेट कर लिया। सिमिलर बेसिस पे आप अपने स्टॉक को चेक कीजिए। देखिए स्टॉक का साइकिल यहाँ पे प्रोजेक्शन वाला भी ऑटोमेटिकली कंप्यूट हुआ है। वो कैसे? क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपकी सारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वगैरह आ गई, तो यहाँ पे आप स्टॉक को भी प्रोजेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक को भी प्रोजेक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होगा। यही जो स्टॉक है यही बैलेंस शीट की एसेट साइड में आता है। नीचे मैं दिखा देता हूँ, यही जो स्टॉक है यही बैलेंस शीट की एसेट साइड पे आ जाता है। तो जो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जब वो आ गया तो आपकी रेशियो एनालिसिस में से उसका फिर ये पीरियड भी अपने आप ही कंप्यूट हो जाता है, राइट। तो अभी इसमें आप सोचेंगे कि इसमें अब हमने क्या काम करना है। भाई चाहे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पंच कर दिया, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पंच कर दिया, पर आपको डेज को अपने हिसाब से सेट करना है। अभी यहाँ पे तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा 50 दिन थे, 60 दिन थे, 62 डेज थे। तो अगर इन तीनों की एवरेज भी करें तो 57 डेज बनते हैं, और मैंने यहाँ पे 55 डेज के करीब डाला हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे 58 डेज अपना बन के आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टॉक का पीरियड जो है, स्टॉक जो है वो बहुत ही अनयूजुअल अमाउंट डाल दी होती, और वही आपकी बैलेंस शीट में अनयूजुअल अमाउंट आ जाती, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता कि ये डेज आपके अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली कम दिखाई देते। तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस जाके उसको सेट करना पड़ना था पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेट करेंगे, वही फिगर आपकी बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और आपकी रेशियो एनालिसिस में ये पीरियड ठीक हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे डेटर्स में हमने पीरियड को ठीक रखा अपने, उसी तरह से आपको इन्वेंट्री का पीरियड भी उसी हिसाब से सेट करना है, चाहे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस जाके उसको ठीक करना पड़े। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर एग्जांपल अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाते हैं तो आपका नेचुरली जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, तो आपको अपनी कॉस्ट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका एबिडा मार्जिन भी स्टेबल रहे। ये चीज को आप लिंकिंग करके देखिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रोजेक्शन को सेट कैसे करना है, एबिडा मार्जिन के बेस पे करना है। अगर आप सिर्फ ये क्लोजिंग स्टॉक को हिला देंगे वहां पे, तो आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एबिडा मार्जिन भी हिल जाएगा। तो उसको एबिडा मार्जिन को मेंटेन करने के लिए आपको वो भी सेट करना है, तो आप इस चीज को आप अपने माइंड में रखिएगा। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपना ये मोटा मोटा टास्क जो है, एक जो फिनिश्ड गुड्स की प्रोजेक्शन वाला ये और ये डेटर्स वाला, ये अपना कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो इसका कंप्लीट होने का हमने वेट कर लिया रेशियो एनालिसिस से कि हमारी रेशियोज जो है हमारी सेटिस्फैक्टरी तरीके से आ रही है, राइट। तो अभी उसके बाद हम इस चीज को चेक कर लेते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं, या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं करंट एसेट्स हैं, या जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक्स हैं जो करंट एसेट्स हैं, इनको देखिए, क्योंकि ये करंट एसेट्स हैं, इनको हम प्रोजेक्ट करें भी या ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इनको करंट एसेट्स कंसीडर किया हुआ है। तो करंट एसेट्स कंसीडर करने का मतलब ये है कि ये 12 महीने के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो हो सकता है कि 31/3/22 में ये हो ही ना, क्योंकि 12 महीने में ये रियलाइजेबल हो जाती है। तो अगर आप इनको टोटलिटी में, ये एक तरह का आपका कैश एंड बैंक बैलेंस ही होता है टोटलिटी में, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रोजेक्ट करना चाहे कर भी ले, नहीं भी करना चाहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये करंट एसेट्स नेचर की हैं। तो मैं फिर भी आपको समझाने के लिए इनको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। इसको 1.1 लिख लेता हूँ, 1.05 लिख लेता हूँ, इसको भी मैं इसको मैं 0.95 लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। मतलब थोड़ी बहुत शफलिंग कर देता हूँ, मतलब मैं इसको रिजिड नहीं रख रहा, कि रिजिड मतलब यहाँ पे एक एक, फिर तो आप बोलेंगे कि ये तो नॉन करंट होगी, आप तो कह रहे हैं कि एक एक ही रहेगी। तो मैं इनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दिखा रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे फिगर्स हो सकती हैं।
फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, जैसे 1.5 कर दिया, 1.6 कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो काइंड ऑफ लाइक दैट, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, थोड़ा बहुत बस इसको फ्लक्चुएशन अपने आराम के तरीके से दिखा के चलिए। कैश एंड बैंक बैलेंस को हम बैलेंसिंग फिगर डालेंगे, कैश एंड बैंक को हम बैलेंसिंग फिगर डालेंगे एंड में, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आ गए, ये यहां तक हमने अपना सेट कर लिया, इसके अंदर कोई रूल नहीं है, ये रूल हमने देख लिया इन्वेंट्री वाला। उसके बाद हम नीचे आ गए, देखिए एडवांसेस टू सप्लायर्स। एडवांसेस टू सप्लायर्स भी आपकी करंट एसेट है, ये अगले साल हो या ना हो डिपेंड करती है, नहीं भी हो सकती। क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो बोलेगा कि भाई मेरे जो सप्लायर्स हैं उनको मैं 10% एडवांस भेजता हूं, तो मेरा थोड़ा बहुत एडवांस तो हमेशा रहता ही है, तो थोड़ा बहुत एडवांस है तो आप थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट कर दीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें अगर आप जीरो भी डाल देंगे तो तब भी कोई मैटर नहीं करता। पर हाँ, अगर यहाँ पे ये एडवांसेस तो बहुत नॉमिनल अमाउंट के हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आप बैलेंस शीट इस तरह की एनकाउंटर करे जिसमें ये एडवांसेस ही काफी हाई लेवल के हों, जिसमें ये एडवांसेस ही काफी अच्छे खासे हो, तो फिर आपको एडवांसेस को प्रोजेक्ट उस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, अदर क्योंकि उसका फिर तो उसका बिजनेस ही हो गया ना, यहाँ तो अमाउंट ही बहुत नॉमिनल है। नेक्स्ट आ गया एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखिए एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये वाली हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये उसकी बैलेंस शीट में आ चुकी है। अब ये वाली हमने कौन सी डालनी होती है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट में आप जाइए, जहां पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वहां पे आप पाएंगे कि आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाई थी, आपने टैक्सेशन की प्रोविजन बनाई थी। यहाँ पे जब आपने टैक्सेशन की प्रोविजन बनाई तो आपने लिखा कि 10.51 और 13.75 कि ये टैक्स उसको देना पड़ेगा आने वाले सालों में। तो अगर ये देना पड़ेगा तो ये एडवांस में जमा भी तो कराना पड़ेगा, तो यही 10.51 10.51 देखिए है ये, क्योंकि बैलेंस शीट मैंने अपने अंदाजे से बनाई हुई है, रफ बनाई हुई है, तो इतना फर्क नहीं हो सकता कि 0.25 हो यहाँ पे। तो 10.51 और 13.75 बस आपके समझने के लिए है कि यहाँ पे एडवांस टैक्स की फिगर हमने कहाँ से डालनी है। जितना आपने यहाँ पे टैक्स दिखाया वही आपका एडवांस टैक्स आप मान लीजिए कि जमा करवाएगा क्लाइंट। उसके बाद वैट रिसीवेबल्स या अदर करंट एसेट्स के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या इसका आप एक्यूरेटली कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना नेट आईटीसी या वैट रिसीवेबल उसके बुक्स में स्टैंड रहेगा। अगर आपको इसको प्रोजेक्ट करना है तो आप इसको टर्नओवर से भी लिंक कर दें। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 का है 500 की टर्नओवर पे, तो अगर आपने 600 की टर्नओवर प्रोजेक्ट की है तो उसके ऊपर कितना होगा, उस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से कर लीजिए, नहीं तो आप इसको रफली डाल लीजिए। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं फॉलो नहीं करता, इसको रफली डाल लेता हूं मैं हमेशा कि बिजनेस बढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत ये भी बढ़ ही जाएगा। इसी तरह से इनको मैं रफली ही प्रोजेक्ट कर लूंगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इनको कोई भी चेक नहीं करता। अल्टीमेटली जो आपकी रेशियोज एनालिसिस होनी है, देखिए करंट रेशियो का एनालिसिस किस पे होना है, वो आपका होना है टोटल करंट एसेट्स के ऊपर। तो टोटल करंट एसेट्स में वो बाइफर्केशन नहीं देखेगा कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कितने हैं, एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स कितने हैं, वो टोटल उठाएगा करंट एसेट्स का। तो इस वजह से सिर्फ करंट रेशियो उस तरह तरीके से देखी जाएगी। और सिमिलरली एमपीबीएफ भी आपका टोटल वैल्यू पे पड़ेगा, इंडिविजुअली वैल्यूज के ऊपर आपका बैलेंस शीट के रिजल्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पर हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इंडिविजुअल फिगर्स को अनयूजुअल ही कुछ और ही तरह से प्रेजेंट कर दीजिए कि किसी को समझ भी ना आए कि ये आपने क्यों डाल दी फिगर्स, कुछ जेन्युइनिटी रखिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रेशियोज के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों का, ठीक है। इनको मैंने इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया। अब आ गया हमारा ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स वाला, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या है कि ज्यादा कुछ दिमाग वाला काम भी नहीं है। अब देखिए, अब हम 31/3/22 वाले फाइनेंशियल ईयर में बैठे हैं। ये जो 18.5 लाख रुपए है, ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, 18.5 मिलियन लगा लीजिए, मतलब 1,85,00,000 लगा लीजिए या 18.5 लाख लगा लीजिए। ये 31/3/21 की रिटर्न डाउन वैल्यू है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अभी अब जनवरी 22 में बैठे हैं, तो जनवरी 22 में आप जब बैठे हैं तो आपको अपने क्लाइंट के केस में ये चेक करना है कि एक तो 1 अप्रैल 2021 से लेके टिल डेट तक उसने कोई फिक्स एसेट पे खर्चा तो नहीं किया। अब वो कैसे पता लगेगा, या तो क्लाइंट आपको खुद बता दे कि आप क्लाइंट से मिलने गए, उसने दिखाया कि ये देखो साहब मैंने दो महीने पहले ये मशीन लगाई है, या ये देखो साहब मैंने 4 महीने पहले ये कंस्ट्रक्शन की थी, उसने खुद ही मुंह खोल दिया। या आपने आपको जाके सेटअप देखने गए उसका फैक्ट्री का, और आपने वहां पे कंस्ट्रक्शन होते देखी, आपने बोला कि सर ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या आपने मशीन वहां पे नई एकदम चमचमाती मशीन मशीन पड़ी देखी, आपने पूछा सर ये मशीन अभी ली है, तो उसने नहीं बताया तो आपने पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको पता लग गया, ठीक है। तो अगर तो ये इस तरह का इससे चीज कोई चीज आपको पता लगी तो क्लाइंट से एक अंदाजा ले लीजिए कि सर कितना फिक्स एसेट आपने अपनी बुक्स में ऐड किया है, क्योंकि वो कच्चे पक्के का भी सिस्टम होता है ना,
कि कुछ अमाउंट वो आउट ऑफ बुक्स करता है, कुछ बुक्स में दिखाता है, तो आप उससे पूछे कि बुक्स में सर कितना अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट ऐड हुआ है, वो बोलेगा सर 5 लाख रुपए ऐड हुआ है, तो आप 18.5 में से 18.5 प्लस 5 कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, एक तो ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो आप क्लाइंट को लोन देने जा रहे हैं उसमें कोई फिक्स एसेट पे इन्वेस्ट करने के लिए लोन तो नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल आज आपने उसको फंड करना है, तो क्लाइंट कह रहा है कि मैंने फरवरी के अंदर 50 लाख रुपए की मशीनरी बाय करनी है, तो आप 50 लाख रुपए की मशीनरी के अगेंस्ट मेरे को मशीनरी टर्म लोन दीजिए। तो आप 50 लाख रुपए की मशीनरी की वैल्यू का 75% लोन देंगे ना उसको, 25% वो खुद का डालेगा। तो अगर आप उसको वो लोन देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे 50 लाख की मशीन नहीं ऐड होगी इसके अंदर, तो आप 18.5 प्लस 50 यहाँ पे डाल के चलेंगे। राइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज को मिस आउट नहीं करना है। इसको मतलब कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझा दिया ताकि आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाए। फिलहाल मैं मान के चलता हूं कि मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे 18.5 इसको प्रोज्यूम करता हूँ, 18.5 इसको प्रोज्यूम करता हूँ। और यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के लिए मैं जाऊंगा अपनी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पे। वैसा तो ऑटोमेटिकली पिक हो जानी चाहिए थी, पर चलो खैर फॉर्मूले नहीं लगे हुए हैं। डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मैंने पंच किया है, ये मैंने पंच किया है अपना काइंड ऑफ किसी और फाइनेंशियल्स के ऊपर। जो बैलेंस शीट बनी है वो किसी और फाइनेंशियल्स के ऊपर है, तो इस वजह से यहाँ पे डेप्रिसिएशन बहुत ही ज्यादा दिख रही है, 22.37, 19.66। तो यहाँ पे मैं डालूंगा वो तो फिर नेगेटिव ही हो जाएगी। तो खैर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन आप समझ भी गए होंगे कि कहाँ से पिक करनी है। ये तो आपकी ऑलरेडी रिटर्न डाउन वैल्यू है क्योंकि आपने वहीं से उठाई है फाइनेंशियल से। यहाँ पे आपको यही वैल्यू सेम पिक करके यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाल देनी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पे मान लीजिए अगर प्रॉफिट एंड, अब यहाँ पे आप भूल जाइए कि यहाँ पे मैंने कितनी डाली हुई है क्योंकि ये किसी और डाटा के ऊपर बेस्ड बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करना मेरे से रह गया। तो यहाँ पे मान लीजिए आप अपने मन में जूम कर लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन थोड़ा उल्टा कम ही होगी नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे 2.5 डाल देता हूँ। डेप्रिसिएशन हर साल कम ही होगी ना क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू गिर रही है। तो इस तरह से तो डेप्रिसिएशन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपने प्रोजेक्ट की है उसके हिसाब से डाल देना है। उसकी प्रोजेक्शन कैसे करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे ये जो फिगर्स थी एडवांसेस जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो यहाँ पे जीरो हो गई थी, तो फिर यहाँ पे ही खत्म हो गई थी, तो फिर हमने आगे प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो टेंडर के लिए या जो गवर्नमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है, ये नॉन करंट एसेट है। ये आपकी एज इट इज, आपको इसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। इसको जो फिगर आपकी लास्ट अवेलेबल है इसको उसके हिसाब से ही आगे कंटिन्यू कर देना है, अनलेस एंड अनटिल आपको बहुत ही ज्यादा माइन्यूट एक्यूरेसी में जाना है। तो फिर आप क्लाइंट से पूछिए कि सर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो नहीं बढ़ाया, तो आपने जो 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी हुई थी पहले इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए, अब वो कहीं 1.5 लाख तो नहीं हो गई? तो वो बता देगा हाँ 1.5 लाख हो गई जी। तो 50,000 बढ़ा भी लोगे तो क्या उससे तीर उखाड़ दोगे? 50,000 से तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो इसको उस तरह से प्रोजेक्ट कर देंगे। हाँ, ये आ गई कि आपके जो डेटर्स थे, जो स्टिकी डेटर्स, जो डेटर्स का पैसा अटका हुआ है, जो डाउटफुल डेटर्स हैं, तो जिनका काफी टाइम से पैसा नहीं आया, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। देखिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो आपकी करंट रेशो को प्रभावित करती हैं, इंपैक्ट करती हैं, क्योंकि करंट रेशो आपकी गिर जाएगी जितनी नॉन करंट एसेट्स होंगी। करंट रेशो में तो सिर्फ करंट एसेट्स ही आती हैं। अगर करंट रेशो गिरी, आपको पता है कि अगर आपकी करंट रेशो 1.33 से नीचे चलेगी तो आपका एमपीबीएफ 2 फिट नहीं बैठेगा। एमपीबीएफ 1 तो चलो 1.2 तक भी, 1.25 तक भी आ जाता है, तो आपका जो एमपीबीएफ 2 है वो 1.33 तक चाहिए आपको करंट रेशो। तो आपको नॉन करंट एसेट्स की प्रोजेक्शन ध्यान से करनी है ताकि आपकी करंट रेशो भी ना हिले और एमपीबीएफ भी ना हिले। राइट, तो रिसीवेबल्स हैं यहाँ पे 1.5 मिलियन के या 1.5 लाख रुपए के या 1.5 करोड़ के, जैसे भी लगा लीजिए। तो इसमें आपको क्लाइंट से समझना है कि सर इसका क्या करोगे आप, कि ये 1.5 मिलियन के जो आपके डेटर्स अटके हुए थे, जो पैसा फंसा हुआ था पार्टी से, वो आ गया कि नहीं आ गया। वो बोलेगा कि सर मेरा ये पैसा आ चुका है, तो फिर आप बोलिए कि सर मेरे को दिखाइए बैंक स्टेटमेंट, मेरे को दिखाइए पार्टी का लेजर, मैं चेक कर लेता हूँ कि पैसा आया कि नहीं आया। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, वो बोलता है कि ये पैसा मेरे को आने वाले 3-4 महीने में, 5 महीने में आ जाएगा। फिर अगर आप तो कॉन्फिडेंट हैं कि उसका वो पैसा आ जाएगा, फिर आप जब प्रपोजल को सैंक्शन करेंगे, लोन को पास करेंगे, उसके अंदर एक कंडीशन डालिए कि डेटर्स का वो 3 महीने बाद का हमको लेजर सबमिट करेगा और अपना बैंक स्टेटमेंट सबमिट करेगा, जिसमें वो हमें ये वेट करवाएगा, हमसे ये चेक करवाएगा कि ये पार्टी का पैसा आ गया है। उसको बांध के रखिए क्लाइंट को। फिर तो अगर आपने इस तरह से कंडीशन लगा दिया,
फिर तो आप इनको 0-0 प्रोजेक्ट कर लीजिए आने वाले सालों में, तो आपकी नॉन करंट एसेट कम हो गई, तो ऑब्वियसली आपको आपके पास करंट रेशो को इंप्रूव करने का आपको बहाना मिल गया, राइट। तो उसके बाद थर्ड चीज ये हो सकती है, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को क्लियर नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं इस पैसे का, जिस पार्टी से मैंने पैसा लेना है वो फाइनेंशियल क्रंच में है, तो उसका अभी आइडिया नहीं है कि उसका क्या होगा। अगर इस तरह से वो बोलता है तो फिर आप सिंपली इसको आगे इस तरह से प्रोजेक्ट अपने पास कर लीजिए, ठीक है, अगर वो थर्ड बात बोलता है तो। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट में आपको दिमाग नहीं लगाना है, ना ही कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, इसके अंदर दिमाग बिल्कुल मत लगाइए प्लीज। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स हैं, ये पिछले सालों से ही चल रहे हैं, इनको एज इट इज ही कंटिन्यू कर दीजिए, राइट। उसके बाद आपको ये बैलेंस शीट में ध्यान में रखना है कि आपको जब बैंकिंग एनालिसिस, खैर बैंकिंग एनालिसिस के ऊपर मैं अलग सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा, वो भी बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस तो ब्लड है, रीढ़ की हड्डी है किसी भी अपना फाइनेंशियल एनालिसिस का। तो खैर आपको बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस में, मान लीजिए एनालिसिस करते टाइम आपको बैंक स्टेटमेंट में ये पता लगता है कि क्लाइंट ने अपनी वाइफ को ही 50 लाख रुपए सेंड किए हैं 1 अप्रैल 2021 के बाद, देखिए 31 दिन 21 तक के रिजल्ट तो हैं आपके पास। उसके बाद उसने वाइफ को बैंक स्टेटमेंट में आपने चेक किया फॉर्म की, उसने 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अपनी वाइफ को दिया हुआ है, भेजा हुआ है, तो आपको आपको उसकी कोई रिवर्स एंट्री नहीं मिली, वो पैसा वापस आने की एंट्री नहीं मिली, तो दैट मीन्स बैलेंस शीट डेट को वो पैसा डाइवर्टेड दिखेगा, तो वो एडवांस दिखेगा कि आपने प्रमोटर को एडवांस दिया हुआ है। तो इस तरह की एंट्रीज को भी आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो अगर आपको बैंक स्टेटमेंट में, मान लीजिए क्लाइंट का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट्स का काम है, ठीक है, तो उसने, आप उसका सेटअप विजिट करने नहीं गए, ओमनिक्रॉन आ गया, ओमनिक्रॉन जो भी है, कोविड आ गया, उसका सेटअप विजिट नहीं कर सकते, मतलब हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वर्क फ्रॉम होम है, लॉकडाउन लगा हुआ है, नहीं जा नहीं सकते, और क्लाइंट ने भी नहीं बताया। फिर आपको वो मैंने जो बात बताई थी कि आपको कैसे पता लगेगा कि उसने कोई फिक्स एसेट लिए हैं या नहीं लिए हैं, तो फिर आपको आपको उसकी बैंक स्टेटमेंट में से भी तो पता लग सकता है ना। अगर मान लीजिए उसका गारमेंट्स का काम है, उसकी बैंक स्टेटमेंट में आपने चेक किया कि उसने बिल्डर्स को पेमेंट की हुई है, उसने कोई मोटी पेमेंट किसी मशीनरी सप्लायर को की हुई है, ठीक है, तो उस तरह की ट्रांजेक्शन से भी आप पता लगा सकते हैं कि भाई आपका ये बिजनेस मॉडल के साथ रिलेटेड पेमेंट तो नहीं है, तो यार पेमेंट आपने किसको करी है, फिर वो अपने आप ही मुंह खोल देगा कि मैंने किसको पेमेंट की है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि फिक्स एसेट उसने करी है एडिशन, तो फिक्स एसेट एडिशन करी है तो आप उसको प्रोजेक्शन में लीजिए अपनी साथ में। तो जैसे ही प्रोजेक्शन में लेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में, तो उसके हिसाब से आपको अपनी एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में जैसे ही अपनी डेप्रिसिएशन चेंज की, वैसे ही आपका एबिटा हिल जाएगा, फिर आपको एबिटा को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये काइंड ऑफ साइकिल घूमता रहता है इस तरह से सीएमए डाटा के अंदर, और करने में, जब प्रैक्टिकली करने में मजा बड़ा आता है कि जब हम प्रैक्टिकली चीजों को फिट करते हैं सीएमए डाटा के अंदर। तो ये बैलेंस शीट का जो हमने एसेट साइड है वो तो मोटा मोटा हमने यहाँ पे पंच कर लिया है, तो इस चीज को, हमारी चीज रह गई है, इसको हम बाद में डालेंगे। अभी हमारे पास जो बैलेंस शीट का टोटल आया है यहाँ पे, वो बैलेंस शीट का टोटल इतना निकल के आया है 110.79 125.43। अब चलिए हम चलते हैं क्विकली अपनी लाइबिलिटी साइड के ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे को फीडबैक बहुत मिलता है कि आप लेंथी लेक्चर बनाते हो तो थोड़ा कम रखो, तो खैर मैं भी फील करता हूँ, मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, 31 दिन 21 तक के आपके रिजल्ट्स पब्लिश हैं और आपका क्लाइंट आपके पास आया है, तो वो मान लीजिए उसका एचडीएफसी बैंक के पास एक्सपोजर था, आप एक्सिस बैंक में काम कर रहे हैं, तो वो आपके पास आया है कि मेरा एचडीएफसी वाला सारा एक्सपोजर आप उठा लीजिए, और मेरी एचडीएफसी बैंक से जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए या 25 मिलियन या 25 करोड़ की है, तो आप उस लिमिट को 30 कर दीजिए, आप उस लिमिट को 30 कर दीजिए। तो यहाँ पे तो जो फिगर आती है वो आती है एक्चुअल यूटिलाइजेशन की, अगर 25 में से 21.20 ही उसने यूज किया हुआ था तो उतनी ही लिमिट बैलेंस शीट के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये फ्रॉम अदर बैंक है, अदर बैंक कौन, मतलब जो एचडीएफसी बैंक। तो अब जब आपको प्रोजेक्शन करनी है, आपने मान लो उसको 30 की लिमिट देने का फैसला किया, तो अब आपको जब प्रोजेक्शन करनी है तो आपका बैंक कौन सा है, आपका एप्लीकेंट बैंक है जिसको अप्लाई किया गया है, तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी लिमिट डालेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे चाहे उसकी यूटिलाइजेशन 50% ही रहती हो, चाहे वो पूरी लिमिट का सिर्फ 50% हिस्सा ही यूज करता हो, पर जितनी लिमिट के लिए उसने अप्लाई किया है, आपको कंजर्वेटिव साइड पे ये मान के चलना पड़ेगा कि उतनी लिमिट वो पूरी की पूरी यूज करेगा। आपको ये कभी भी नहीं मानना कि 30 में से सिर्फ 25 यूज करेगा, तो यहाँ पे 25 दिखाऊंगा, यहाँ पे भी 25 दिखाऊंगा। आपको पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन अज्यूम करना है, इसको पल्ले गांठ बांध के चल लीजिए, राइट।
तो आपको 30 का 30 यहाँ पे एप्लीकेंट बैंक वाली साइड पे दिखा देना है कि 30 का 30 वो पूरा यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्रेडिटर्स पे आ जाते हैं। इंपोर्ट वाले क्रेडिटर्स को मैं प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो सिंपल क्रेडिटर्स को प्रोजेक्ट करते हैं। एक बार अंदाजतन फिगर डालते हैं, 30 की डाली मैंने और 32 की डाली। अब हम रेशो एनालिसिस वाले पेज पे गए अपने, और वहां पे अपने क्रेडिटर्स का पीरियड चेक किया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का। तो ये यहाँ पे हमारे पास एवरेज जो पीरियड है वो अराउंड 120-125 दिन का पीरियड है यहाँ पे क्रेडिटर्स का। और मैंने यहाँ पे इसको 104 और 100 प्रोजेक्ट कर दिया, 104 और 100 प्रोजेक्ट कर दिया। तो मैंने इसको कम प्रोजेक्ट किया है, तो मैं इनिशियली इसको इन लाइन लेके आता हूं पिछले सालों के, इन लाइन लेके आता हूं पिछले सालों के, तो मैं इसको बढ़ाता हूं। देखिए आगे आपको मजा आएगा कि कैसे एडजस्टमेंट्स होंगे। इसको मैं बढ़ाता हूं 35 और 40 करता हूं। ठीक है, तो वापस आते हैं रेशियो एनालिसिस पे। तो हाँ, तो ये मेरे को रेंज एक्सेप्टेबल है कि चलो ठीक है, आसपास ही कहीं हम लोग घूम रहे हैं। तो हमने इन क्रेडिटर्स को अपने यहाँ पे फिट कर दिया, एक बार के लिए फिट कर दिया। अभी देखिए, अभी और चीजें भी देखनी है आपको। फिट कर दिया, उसके बाद ये आपकी आ गई कि टर्म लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स ड्यू विद इन अ ईयर। ये आपकी आ गई रीपेबल आफ्टर 1 ईयर। ये देखिए, मैंने आपको जो बैलेंस शीट का डाटा पंचिंग वाला लेक्चर सिखाया था, उसके अंदर मैंने आपको टर्म लोन्स का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बाइफर्केशन कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया था। तो जब आपको वो बाइफर्केशन करना आ गया, तो आपको उसको प्रोजेक्शन करना भी उसका आना चाहिए। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, एक तो फर्स्ट पॉइंट का आपका ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप जनवरी में बैठे हैं, तो आप मान लो किसी क्लाइंट को एक नया टर्म लोन देने जा रहे हैं, 50 लाख रुपए का आप मशीनरी टर्म लोन देने जा रहे हैं किसी क्लाइंट को। तो आपको उसका भी प्रोजेक्शन साथ में लेके चलना है कि वो भी टर्म लोन यहाँ पे ऐड होएगा, उसका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनका भी आपको प्रोजेक्शन लेके चलना पड़ेगा नेक्स्ट आने वाले टाइम में कि कैसे कैसे वो टर्म लोन आगे जाके बढ़ने वाला है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3-4 रास्ते हैं आपके लिए। तो मैं आपको ये समझा ही देता हूं थोड़ा सा कि कैसे करेंगे टर्म लोन का। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन को हमने हमेशा दो हिस्सों में बांटना होता है, लॉन्ग टर्म पोर्शन और शॉर्ट टर्म पोर्शन। ये होता है रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, ये होता है रीपेबल विद इन अ ईयर। राइट, देखिए जब मैंने आपको पास्ट डाटा को पंचिंग सिखाया था, तो 31/3/19 जैसे आ गया, 31/3/20 आ गया, 31/3/21 आ गया, 31/3/22 आ गया, और 31/3/23 आ गया। पहले आप वो लेक्चर लगा लेंगे तो आपको थोड़ा इजीली क्लियर होगा। यहाँ पे जो भी आपके टर्म लोन चल रहे हैं जो बैलेंस शीट में आ रहे हैं, जैसे ऑटो लोन है, कोई बिल्डिंग टर्म लोन है, मान लो कोई मशीनरी टर्म लोन है, कोई बिजनेस लोन है, जो भी टर्म लोन यहाँ पे आ रहे हैं आपके, उनका बैलेंस 31/3/19 को आपको मिल जाएगा, 31/3/20 को आपको मिल जाएगा, 31/3/21 को आपको मिल जाएगा। मैंने समझाया था कि जो ये डिफरेंस होगा दोनों का, ये शॉर्ट टर्म है 31/3/19 को, क्योंकि ये विद इन अ ईयर पे हो गया, और ये जो पोर्शन है ये आपका लॉन्ग टर्म पोर्शन है एज ऑन 31/3/19। खैर वो लेक्चर देखेंगे आपको वो क्लियर हो जाएगा, मैं अभी दोबारा नहीं जाने वाला उस चीज पे। तो प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है हमको कि इनकी लोन्स की फिगर यहाँ पे क्या होगी, ये फिगर क्या होगी, ये फिगर क्या होगी, ये क्या होगी, और ये वाली फिगर क्या आएगी। इस चीज को प्रोजेक्ट करना है, तो इस चीज को समझना है हमने। तो सबसे ब्यूटीफुल रास्ता क्या है, मोस्ट इजी, कि आपको इन टर्म लोन्स का रीपेमेंट शेड्यूल मिल जाए बैंक की तरफ से, रीपेमेंट शेड्यूल मिल जाए। फर्स्ट वे, इजीएस्ट वे। अगर तो आपको रीपेमेंट शेड्यूल मिल गया ऑटो लोन का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, बिजनेस लोन का, तो रीपेमेंट शेड्यूल में तो पूरा पूरा बनाया होता है चिट्ठा कि 31/3/22 को कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वहां से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग देखिए और वहां पे उसी को चिपका दीजिए। सिमिलरली 31/3/23 में उसको चिपका दीजिए। ठीक है, आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस डालना है 31/3/22 का, कि 31/3/22 के आखिर तक, आखिर में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा, ये याद रखना। बाकी तो जो डिफरेंस से आपको कैलकुलेट करना है, वो डिफरेंस कैलकुलेशन तो मैं आपको समझा ही चुका हूं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो फर्स्ट वे तो है कि रीपेमेंट शेड्यूल। अगर आप कोई खुद का लोन देने जा रहे हैं, आप खुद का कोई टर्म लोन देने जा रहे हैं, कोई वर्किंग कैपिटल टर्म लोन देने जा रहे हैं, या मशीनरी टर्म लोन आप खुद देने जा रहे हैं, उसका तो भाई आप कंप्यूट खुद ही कर सकते हैं बैलेंस।
एज ऑन 31/3/22। आप अपना रीपेमेंट शेड्यूल तो भाई खुद ड्राफ्ट कर ही सकते हैं ना कि भाई मेरा रीपेमेंट शेड्यूल कैसे बनेगा। नहीं तो आप लोन कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिए कि आपने 50 लाख का मशीनरी टर्म लोन देना है 5 साल के लिए। तो आज आज हम 8 9 जनवरी को बैठे हैं, और अपने कितनी तारीख है आज? आज 9 तारीख है। तो 9 तारीख को आज हम बैठे हैं, तो आज हमने किसी क्लाइंट को मशीनरी टर्म लोन देना है, तो ऑब्वियसली आज हम लोन पास करेंगे तो वो लोन अवेल 31 जनवरी तक करेगा, जब तक लोन सारा डिसबर्स होगा। तो फरवरी के महीने में वो पहली ईएमआई देगा, तो फरवरी में पहली ईएमआई देगा और मार्च में दूसरी देगा। तो मार्च के 2 ईएमआई देने के बाद 31/3/22 को कितना बैलेंस बचेगा? जब 2 ईएमआई देने के बाद इतना बैलेंस बचेगा, उसके बाद 12 ईएमआई और देगा, यानी कि टोटल 14 ईएमआई देने के बाद 31/3/23 को कितना बैलेंस बचेगा? वो तो आप अपने लोन का तो खुद से ही डाल सकते हैं अपने अंदाजे के हिसाब से। ठीक है। थर्ड, ये सेकंड अपने लोन के लिए तो आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट हो गया रीपेमेंट शेड्यूल से आपको पता लग जाए। थर्ड है, आप सिबिल रिपोर्ट से चेक कर लीजिए। सिबिल रिपोर्ट से आप चेक कर लीजिए कि उसमें लोन का टोटल पीरियड मेंशन है या नहीं है। मान लीजिए आपके पास रीपेमेंट शेड्यूल नहीं आया, और ये जो ऑटो लोन है, ये ऑटो लोन मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का ऑटो लोन है, और ये 5 साल का है, यानी कि 60 मंथ्स का है। 60 मंथ्स का है। ये टेन्योर सिबिल में लिखा हुआ है, 60 मंथ्स टेन्योर। तो सिबिल में भी गलत रिपोर्टिंग तो ऐसे होती नहीं है ना, उसको अज्यूम कर सकते हैं हम लोग। तो ऑटो लोन का अगर 60 मंथ्स का टेन्योर है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक और कंसेप्ट भी समझाया था कि बैलेंस शीट में हमेशा ये प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी अलग अदर करंट लाइबिलिटी में आती है। ठीक है। तो ये 5 लाख डिवाइड बाय 5, 5 लाख डिवाइड बाय 5, ये हो गया 1 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि हर साल 1 लाख रुपए प्रिंसिपल रीपे होगा। तो यहाँ पे अगर 5 था तो 1 लाख रुपए पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, या 3 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये तो आपका एनुअल कंप्लीट हो गया। नहीं तो मंथ वाइज ले लीजिए, 5 लाख डिवाइड बाय 60 महीने, कि पर मंथ कितना प्रिंसिपल रीपे होगा, उसके हिसाब से आप माइनस करते चले जाइए। अगर आप 21 में बैठे हैं, तो यहाँ पे आप पर मंथ निकाल लीजिए कि 5 लाख डिवाइड बाय 60 कर ही लेते हैं। 5 लाख 5 लाख डिवाइड बाय 60, ये आपका बन गया 8333। ये प्रिंसिपल आपका हर महीने अप्रोक्सीमेटली पर मंथ पे होगा। ये प्रिंसिपल पर मंथ आपका पे होने वाला है। ठीक है। तो 31/3/21 को बैठे हैं, तो मान लीजिए 31/3/21 को इसका 2.5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग था बैलेंस शीट के अंदर। तो 31/3/22 के अंदर कितना आउटस्टैंडिंग होगा? 31/3/22 के अंदर कितना आउटस्टैंडिंग होगा? तो नेचुरली 1 लाख रुपए इसमें और पे हो जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए बैलेंस बचेगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाख रुपए पर ईयर तो जाना ही जाना है। नहीं तो आप इस तरह से देख लीजिए, इंटू 12 कर लीजिए, तो 1 लाख रुपए आपका बन जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है। तो पर मंथ के हिसाब से देख लीजिए, चाहे एनुअल के हिसाब से देख लीजिए, आपकी कैलकुलेशन मोटा मोटा रफली एक्यूरेट बिठा लीजिए। ठीक है। तो सिबिल रिपोर्ट से पीरियड चेक कर लीजिए। अगर सिबिल रिपोर्ट में भी पीरियड नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्या करें? फिर क्लाइंट से एक बार समझ लें। क्लाइंट से समझ लें कि क्लाइंट अगर श्योरिटी है, और क्या करें फिर, उस क्लाइंट बोलता है कि ये 4-5 साल का था लोन, ऐसे कुछ उसने रफली बता दिया, तो अब आप क्या करें? अब आप बोले कि सर आपकी ईएमआई कितनी है लोन की? वो बोलेगा कि मैं इसकी 5 लाख रुपए के लोन की ना, मैं इसकी 15,000 की ईएमआई पे करता हूँ। मैं इसकी 15,000 रुपए की ईएमआई पे करता हूँ हर महीने। और आपने बैंक स्टेटमेंट में से देख भी लिया, या सिबिल में से भी देख लिया कि 15,000 की ईएमआई है उसकी। ठीक है। तो 15,000 की ईएमआई है, तो आप लोन कैलकुलेटर अगर आप एक अच्छे वाला अपने उसमें मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, तो आप 5 लाख रुपए का प्रिंसिपल डाल के, उस पे 15,000 रुपए की ईएमआई डाल के, और एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डाल के देख लीजिए कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपकी 15,000 की ईएमआई कितने टेन्योर में बनती है। तो मतलब अगर 5 लाख रुपए का लोन है, तो आप अंदाजतन 7.5-8% जो आज का एवरेज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वो डालिए, और 5 साल का टेन्योर डाल के देखिए कि आपका ईएमआई 15,000 के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, वो हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक मोटा मोटा टेन्योर का अंदाजा लगा लेंगे। अगर आपके पास एक बार टेन्योर आ गया, तो फिर आप यही कैलकुलेशन दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये मेथड भी हो गया कैलकुलेशन करने का। अब कुछ भी नहीं पता लग रहा भाई, कहीं से कुछ भी नहीं पता लग रहा, ना क्लाइंट बता रहा है, क्लाइंट भी चिढ़ गया, कोई भी कुछ बता ही नहीं रहा, फिर क्या करें? फिर नॉर्मली जो बैंक्स प्रोज्यूम करते हैं, नॉर्मली वो बैंक्स क्या प्रोज्यूम करते हैं कि लोन को, जो हाउसिंग लोन्स वगैरह हैं, या जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, उनको 5 से 7 साल का टेन्योर अज्यूम कर लीजिए। या कोई जो छोटे लोन्स हैं, ऑटो लोन्स हैं, बिजनेस लोन्स हैं, इनका 3 साल का
टेन्योर अज्यूम कर लीजिए। कई बैंक ऐसे करते हैं कि चाहे एचएल हो चाहे लैप हो, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्लाइंट की गलती है, तो हम भी उसकी बैलेंस शीट को खराब कर देंगे। हम इनका सबका 3 साल का टोटल टेन्योर अज्यूम कर लेते हैं, और 3 साल का अज्यूम करके उसके हिसाब से प्रोजेक्शन कर लीजिए 3 साल की। और 3 साल का मतलब पीरियड, यहाँ पे चाहे वो पिछले 5 साल से चल रहा हो, 3 साल का पीरियड फ्रॉम दैट डेट, मतलब ये 2024 तक चलेगा। 5 साल का पीरियड फ्रॉम दैट डेट, ठीक है। तो मतलब यहां से फर्दर 3 साल, यहां से फर्दर 5 साल, इस तरह से प्रोज्यूम कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपका कंप्यूटेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई ना रास्ता हो तो उस सिनेरियो में हम लोग करते हैं। पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम इसकी एक्यूरेसी में क्यों जाना चाहते हैं। इसकी एक्यूरेसी में हम इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि देखिए, जो टर्म लाइबिलिटीज रिपेबल आफ्टर 1 ईयर है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। जो टर्म लाइबिलिटी यहाँ पे है आपकी, टर्म लाइबिलिटी ये वाली है जो आपकी, ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। अगर आपने लोन को 10 साल का अज्यूम किया, तो मतलब आपका लॉन्ग टर्म पोर्शन ज्यादा है। अगर आज आप 31/3/21 है, तो आप कह रहे हैं कि लोन 10 साल का पड़ा है, तो मतलब आपका लॉन्ग टर्म पोर्शन ज्यादा है लोन में और शॉर्ट टर्म वाला पोर्शन कम है। अगर आप कह रहे हैं कि लोन सिर्फ 2 साल का ही है, तो मतलब आपका शॉर्ट टर्म वाला पोर्शन काफी अच्छा खासा है रीपेबल करने वाला, क्योंकि अपने 2 साल में ही पेमेंट करनी है। तो दैट मीन्स आपकी ये करंट लाइबिलिटी ये अच्छी बड़ी अमाउंट की आएगी अगर शॉर्टर टेन्योर है तो। अगर ये बड़ी अमाउंट आएगी तो करंट लाइबिलिटीज आपकी बढ़ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज आपकी बढ़ गई तो आपकी करंट रेशो हिल जाएगी, करंट रेशो नीचे आ जाएगी, क्योंकि करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, नीचे डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई, आपकी करंट रेशो कम हो जाएगी। करंट रेशो कहीं आपकी गिर गई तो आपका एमपीबीएफ ना हिट हो जाए। तो ये आपको चीज को फिट करना आना चाहिए, ताकि ये चीज भी कोई गलत ना हो जाए। अभी खैर यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन नहीं समझाने वाला, तो कैलकुलेशंस आप अपने तरीके से करिए, वो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। यहाँ पे मैं अंदाजतन फिगर डाल रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म पोर्शन आगे चल के कम ही होना है, तो मैं इसको 3.25 और 2.75 अज्यूम कर रहा हूँ। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये है 0.50 का डिफरेंस, और ये है अपना डिफरेंस कितने अमाउंट का, 0.56 का। तो इनको मैं शॉर्ट टर्म में डाल रहा हूँ, 0.56, 0.5, इनको मैं शॉर्ट टर्म में प्रोज्यूम कर रहा हूं। तो इसको इस तरह से दिखा रहा हूं, बाकी आपको इसकी कैलकुलेशन बनानी है अच्छे से, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी कैपिटल है, वो कैपिटल एज इट इज आपकी यहाँ पे आ जाएगी, अनलेस एंड अनटिल आपने बैंकिंग में कोई ऐसी चीज देखी एंट्री कि इसने कैपिटल का पैसा, अगर मिस्टर राम का बिजनेस है, वो प्रोपराइटर है, आपने बैंक स्टेटमेंट में देखा कि मिस्टर राम पैसा ही निकाल ली जा रहा है 1 अप्रैल, ये तो 31/3/21 तक का रिजल्ट है। 31/3/21 के बाद आपने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो फर्म की, तो उसमें से आपको दिखा कि मिस्टर राम तो पैसे बहुत बाहर निकाल रहा है, सेल्फ विड्रॉल्स बहुत कर रहा है, तो इन दैट केस आपकी ये प्रोजेक्शन हिल जाएगी। फिर आपको क्लाइंट से कंफर्म करना पड़ेगा, या उससे आपको लेटेस्ट कैपिटल का लेजर लेना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्या पोजीशन है कैपिटल की, राइट। उसके बाद ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो सरप्लस है आपका, ये आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा लेना है। ये आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उठा लेना है। आप यहां पे जाएंगे, आपके जो नेट प्रॉफिट्स हैं, आपके जो नेट प्रॉफिट्स हैं, आपको उनको उठाना है यहाँ पे 23.49 और 30.75। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना है, 23.49 और 30.75 अगर आप ये उठाएंगे फिगर, तो आप एक चीज को प्रोज्यूम कर रहे हैं कि ये जो नेट, अब ये कि इन फिगर्स को मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इसके रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ पे आपने 23.49 डाला, ये 23.49 तो आपने पूरे साल में कमाया था, इस साल में 31/3/22 में जो आपने प्रोजेक्शन में कंप्यूट किया, ठीक है, यही आपने यहाँ पे डाल दिया। तो भाई ये 14.5 कहाँ गया, 14.5 कहाँ गया, ये तो इस साल का प्रॉफिट है, तो ये 14.5 वाला प्रॉफिट जो बुक्स में पिछले साल के 31/3/21 में आया था, वो कहाँ गया। अगर आप इस तरह से दिखाते हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि 14.5 का प्रॉफिट उसने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया और बिजनेस में लगाया ही नहीं। सिमिलरली अगर ये 23.49 का प्रॉफिट इसने कमाया था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर तो आपने सिर्फ नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिखाया है यहाँ पे, तो दैट मीन्स आप प्रोज्यूम कर रहे हैं कि 23.49 इसने विड्रॉ कर लिया बिजनेस में से, सारा पैसा बाहर निकाल लिया, तभी अगले साल बचा ही नहीं ये पैसा। तो आपको इसको इस तरह से नहीं दिखाना है, इसको 23.49 आप प्लस जो पिछले साल का प्रॉफिट था, आप मान के चलेंगे कि पिछले साल वाला प्रॉफिट बुक्स में रहेगा, वो बंदा पैसा बाहर नहीं निकालेगा। अगर पैसा ही बाहर निकाल लिया फिर फायदा क्या भाई उसका। सिमिलरली ये इसमें आपको पिछले साल का प्रोज्यूम करना पड़ेगा कि 37.99 बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा वो।
अगर पैसा ही बाहर निकाल रहा है तो फिर ऐसे बंदे को हम लोन क्यों दे रहे हैं? जो कमा रहा है वो बाहर निकाल रहा है, फिर हमने पैसा भी देना भाई ऐसे बंदे को, इस तरह से। तो ये प्रॉफिट की प्रजम्पशन आपको उस तरीके से उठानी है। एक मैं इस साइड पे भी आपको करेक्ट कर दूं, डेप्रिसिएशन का मैंने गलत उठाया है यहाँ पे। देखिए जो डेप्रिसिएशन है सिमिलर कॉन्सेप्ट, ये तो रिटर्न डाउन वैल्यू है आपकी, उसके बाद डेप्रिसिएशन आपकी जो 3 की थी, उसके बाद ये 15.5 की जो रह गई है, तो यहाँ पे तो 15.5 की रह गई है, तो ये डेप्रिसिएशन अकोमुलेटिव चलेगी ना, ये 2.5 प्लस 3, ये डेप्रिसिएशन टू डेट है कि अब तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई है। तो इस तरह से इस चीज को प्रेजेंटेशन होगी कि 3 तक की डेप्रिसिएशन पिछले साल लग गई थी, 2.5 की इस साल और लग गई, किनके ऊपर? इन्हीं एसेट्स के ऊपर जिनमें हमने कोई चेंज प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन को भी आपको एक्यूरेटली दिखाना है, राइट। तो उसके बाद आ जाते हैं क्वाजी इक्विटीज फ्रॉम फ्रेंड्स। क्वाजी इक्विटी फ्रॉम फ्रेंड्स आपको पता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इनको कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे पिक्चराइज करना होता है। अगर आप श्योर हैं कि ये बिजनेस में रिटेन रहेंगे लंबे समय के लिए, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा नहीं जाने वाला, तो इनको प्रोजेक्ट कर लीजिए इस तरह से। नहीं तो आपको, अगर आप मान के चलते हैं कि ये रीपे हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पे भी जीरो करना पड़ेगा इनको, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं ना कि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो इस तरह से इनको प्रोजेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि आपको कोई बैलेंस शीट में दिखा है कि मिस्टर राम ने अपनी वाइफ को कोई लोन दिया है 31/3/21 के बाद, तो उस लोन को आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देना है। मान लो 5 लाख का लोन दिया है, तो 5 लाख यहाँ पे डाल देना है इस तरह से, ठीक है। मतलब नेगेटिव फिगर में डालना है -5 इस तरह से, क्योंकि वो लोन दिया है, राइट। तो ये आपका मोटा मोटा इस तरह से आपका बैलेंस शीट का ये चीज सामने आएगा बनने के लिए। अब सबसे पहले हम अपने टोटल को टैली करते हैं, बैलेंस शीट का अपना टोटल टैली करना चाहिए। यहाँ पे अपना टोटल है 129.55, और अपना, क्योंकि वैसे तो ये ऑटोमेटिक होती है चीज, जो अच्छे सीएमए होते हैं, खैर ये मतलब सीएमए समझाने के लिए है आपको, तो इसके अंदर फॉर्मूले में कमी है। वो लिंक नीचे काम नहीं कर रहा, जो आप लिंक देख रहे होंगे चेक करने वाला, ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा। तो ये बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 110.79 एसेट साइड का, और लायबिलिटी साइड का ज्यादा आ रहा है 129.55। ये डिफरेंस है 129.55 माइनस 110.79, ये है 18.76 का डिफरेंस। आप ये चीज का ध्यान रखिए, आपका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, मतलब कैश बचना चाहिए आपके पास, मतलब कैश बचना चाहिए आपके पास, ये ना हो कि आपका कैश ही ना बचे। 18.76। उसके बाद दूसरे साल का चेक कर लेते हैं, ये हो गया 129.55, और ये हमारा टैली कर गया, यहाँ पे है 122.43, यहाँ पे है 164.74, 164.74, और यहाँ पे है अपना 122.43, 122.43, और ये अपना 42.31 का डिफरेंस है, 42.31 का डिफरेंस है। ये हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमने ये काम कर दिया, तो सबसे पहले अपना एमपीबीएफ चेक करते हैं कि हमने जो क्लाइंट को 30 की लिमिट देनी है वो हमारे एमपीबीएफ 2 में फिट बैठ रही है कि नहीं। देखिए फर्स्ट मेथड में तो चाहे वो फिट बैठ जाए, देखिए एक्सेस बोरिंग नहीं आ रही फर्स्ट मेथड में, तो सेकंड मेथड में फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। देखिए सेकंड मेथड में यहाँ पे पिछले सालों में एक्सेस बोरिंग थी, ठीक है, यहाँ पे तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो साल बीत गए, पर हमारे यहाँ पे एक्सेस बोरिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा जो 30 की लिमिट हमने प्रपोज करनी है, वो 30 की लिमिट हमारे विद इन द एमपीबीएफ होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे एक्सेस बोरिंग जीरो होनी चाहिए। आपको ये चीज का ध्यान रखना है सीएमए डाटा का, बैलेंस शीट का प्रोजेक्शन फाइनल करते टाइम। तो अपने यहाँ पे जीरो आ रही है, तो दैट मीन्स अपनी करंट रेशियो 1.33 से अबव आ रही होगी। तो रेशियो एनालिसिस में चलते हैं। रेशियो एनालिसिस में क्रेडिटर्स, डेटर्स और स्टॉक वाले रेशियोज तो हमने चेक कर ली थी। उसके बाद हमारी जो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो भी बहुत फाइन है, बहुत नेग्लिजिबल साइड पे है। उसके बाद अपनी करंट रेशियो देखिए आप 1.67 2.09 की आ रही है, तो ये भी अपनी सेट है। तो अब मेरे को एक चीज का गैप है बस, भाई जिस बंदे का कैश एंड बैंक बैलेंस लाख लाख रुपए 50-50 हजार पे रखता था, क्या वो 18-18 लाख रुपए 42 लाख रुपीज का कैश बैलेंस रखेगा? तो भाई वो लिमिट ही यूज क्यों कर रहा है? तो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसको 30 लाख रुपए का लोन चाहिए, 30 का लोन चाहिए, 42 उसके पास कैश पड़ा है, तो क्या बंदा बेवकूफ है? क्या बंदा बेवकूफ है कि 42 का कैश रख के और 30 लाख की लिमिट के ऊपर ब्याज पे करेगा बैंक को? तो हमें इतना कैश नहीं दिखाना है बैंक के इसके अंदर,
हम ये दिखाएंगे कि क्लाइंट जो ये कैश उसके पास बचा है, इस कैश का इस्तेमाल करेगा। इस कैश का इस्तेमाल करेगा, किस में इस्तेमाल करेगा? अपनी लाइबिलिटीज पे करने में। सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज पे करने में हम क्रेडिटर्स को दिखाएंगे लोअर साइड पे। हम क्रेडिटर्स को करते हैं यहाँ पे। देखिए पहले मैंने आपको क्रेडिटर्स का क्या समझाया था कि उसको ही लाइन सेट कर दीजिए, पर अब आपके पास एक जस्टिफिकेशन आ गई, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में उसके पास पैसा बच रहा है, फाइनेंशियल्स के अंदर प्रोजेक्शंस में उसके पास पैसा बच रहा है। तो कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन, आप लिमिट की प्रोजेक्शन को चेंज नहीं कर सकते कि लिमिट यूज नहीं करेगा, ये नहीं दिखा सकते। लिमिट की यूटिलाइजेशन आपको पूरी दिखानी है। आपको क्रेडिटर्स को कम कर दीजिए, आप इसको 10 कर दीजिए, इसको 12 कर दीजिए। आप इसको 10 कर दीजिए, आप इसको 12 कर दीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आप बोलेंगे कि सर रेशियो एनालिसिस में तो ये हिल गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, हिलने दीजिए, क्योंकि आपके पास एक्सेस पैसा बचा हुआ था, तो फिर आपको कुछ तो करना ही था ना। आपके पास एक्सेस पैसा था ना, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली कुछ तो करना ही था। सॉरी, यहाँ पे 10 वाला बहुत कम हो जाएगा। आपको यहाँ पे इसको 20 दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको आप कम दिखा सकते हैं, क्योंकि उधर आपके पास बैलेंस ज्यादा पड़ा है। यहाँ पे आप 12 कर दीजिए, यहाँ पे 20 की जगह आप या तो 17 कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब आपका इसका टोटल आ रहा है 111.55, और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 129, 129.55, और यहाँ पे है 111.55। यार ये ना फॉर्मूला ऑटोमेटिक नहीं लगा हुआ, इस वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो आपका कैश एंड बैंक बैलेंस का ना बैलेंसिंग फिगर अपने आप ही कंप्यूट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको 18 लाख से कम करना है इसको, तो यहाँ पे 0.76 दिखाएंगे, तो ये अब आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली करेगी। अब टैली करेगी बैलेंस शीट, राइट। तो अब आपने अपनी क्रेडिटर्स को काफी कम कर दिया, और इसकी जस्टिफिकेशन आप अपने प्रपोजल नोट में, रिकमेंडेशन में डालेंगे कि उसने जो उसके पास जो कैश बैलेंस बच रहा था, उसको उसने यूज कैसे किया? अपना क्रेडिटर्स को रीपे करने में। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसने क्रेडिटर्स को रीपे कैसे किया, तो आप दिखाएंगे कि इसने लिमिट भी जो 21 की यूज की हुई थी, वो अब 30 की हो गई है, तो इसको यहां से जो फंड्स मिले उसने उसको यूज किया अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने के लिए, ठीक है। तो अब फिर वो बोलेगा कि ये कैसे रीपे हो गए, यहाँ पे तो लिमिट सेम है। तो फिर आप बोलेंगे कि उसने अपने जो बिजनेस के प्रॉफिट्स थे उसको बिजनेस में रिटेन किया था, तो उन प्रॉफिट्स का उसने फायदा कहां पे उठाया? अपने क्रेडिटर्स को रीपे करने में। इस तरह से इस तरह से समझाएंगे, ठीक है। तो 136.74 यहाँ पे आ रहा है, 136.74, और यहाँ पे आपका है 164.74। 136.74 माइनस 164.74, तो आपको 28 से कम करना है, और 28 से कम करना है, तो आपको ये 14.31 हो गया। तो अभी भी 14.31 ज्यादा है। तो आप क्या करें कि आप कैश एंड बैंक बैलेंस को इतना मत दिखाएं, कैश एंड बैंक बैलेंस को आप 1 के करीब ही ले जाएं, बाकी चीजों को एडजस्ट करें। बाकी चीजों को एडजस्ट करें, तो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े से डेटर्स बढ़ा देता हूं, 50 के कर देता हूं डेटर्स। स्टॉक को मैं हिला नहीं सकता, क्योंकि मैंने पिछले सालों में उस तरह से दिखाया हुआ है। उसके बाद नीचे भी मैं कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मेरा 128.43 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं इनको थोड़ा और कम कर देता हूँ, 7 का कर देता हूँ। क्रेडिटर्स को और कम कर देते हैं। देखिए ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो पैसा कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना बैलेंस शीट के अंदर। जो ये प्रॉफिट से इतना सारा उसने पैसा कमा लिया, उसको कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उससे हम अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं। तो आपकी बैलेंस शीट का 128.43, और यहाँ पे है 131.74। ये आपका है 128.43 माइनस 131.74, ये 3.31 के आपको और एसेट्स बढ़ाने हैं। 3.31 के एसेट आपको और बढ़ाने हैं बैलेंस शीट टैली कराने के लिए। तो यहाँ पे 1.31 भी दिखा देंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत और इसको एडजस्ट कर देते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स को बढ़ाने की बजाय 3 का डिफरेंस रह गया, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट रिसीवेबल को कर देते हैं थोड़ा सा आगे, और यहाँ पे इसको 52 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
52 कर देते हैं और आपकी बैलेंस शीट मोटा मोटा टैली हो जाती है। देखिए, नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस आपको हर सीएमए के अंदर चेंज हो जाएंगे, और जैसे जैसे आप सीएमए बनाते जाएंगे हर सीएमए के अंदर नई सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। आप देखिए, मैं कैसे सीएमए भी बना रहा था और क्लाइंट के बिजनेस की भी बातें कर रहा था कि अच्छा उसको प्रॉफिट जनरेट हुए, प्रॉफिट से पैसा आ गया, उस पैसे को मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कि कहाँ पे दिखाऊं। ये सब इंटरेस्टिंग चीजें होती है, मजा आता है इन चीजों को करने में, प्रैक्टिकली समझने में मजा आता है। तो देखिए, इससे आपका इम्पैक्ट अभी हम चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री रेशो के ऊपर तो आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपकी डेटर्स की टर्नओवर रेशो है, डेटर्स का पीरियड है जो आपका, वो आपका यहाँ पे बढ़ गया है डेटर्स का, तो उसको आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि पिछले सालों में भी उसका इतने दिनों तक पहुंचा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे पहुंच गया। क्रेडिटर्स का पीरियड आपका बहुत ही कम हो गया है, तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स कम कैसे हो गए। आपका आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइजर जो डिसीजन मेकर है वो लोन का, वो पूछेगा कि क्रेडिटर्स आपने किस बेस पे कम किए हैं। तो आपको ये समझाना पड़ेगा कि उसका पैसा इस तरह से मैंने एडजस्ट किया था, लिमिट से उसको एक्स्ट्रा पैसा आया, प्लस जो प्रॉफिट रिटेंशन का उसको एक्सेस पैसा आया, तो उसको हमने इस तरह से बुक्स के अंदर एडजस्ट किया है, तो इस वजह से उसके क्रेडिटर्स कम हो गए। तो वो भी आपकी बात को 100% समझ आएगा। तो ये है बैलेंस शीट का सीएमए डाटा। बाकी देखिए, ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है कि जो जैसे मैंने सिखा दिया बस यही चीज फाइनल होती है। ये प्रैक्टिस होती है। देखिए, जब भी मैं, मेरे को 7-8 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, हर एक सीएमए मैं कितने 1000-2000 प्लस केसेस असेस कर चुका होऊंगा आज तक। मतलब मैं कोई, मतलब शो ऑफ नहीं कर रहा मैं, जस्ट क्योंकि कोई भी बंदा जो मेरी तरह 7-8 साल लगा चुका होगा वो इतने असेस कर चुका होगा। एक्सपीरियंस के साथ आप काम करेंगे, आप भी कर लेंगे। ठीक है। तो वो अगर इतने काम करने के बाद भी मैं आज भी ये कह सकता हूं कि अभी भी मेरे पास कभी भी कोई सीएमए डाटा आता है तो अभी भी हम अटक जाते हैं बनाते हुए कि अच्छा इसको एडजस्ट कैसे करें। अभी भी दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको एडजस्ट कैसे करें, क्योंकि यही मेरे को बैंकिंग फील्ड में, लोन फील्ड में एक यूनिकनेस लगती थी वर्किंग कैपिटल में, कि यहाँ पे काम क्या। मेरा वीडियो खत्म हो चुका है, अगर आपको जाना है चले जाइए, मैं फालतू ऐसी बातें कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैं मेरे को यही एक चीज पसंद आती थी कि इसमें एक यूनिकनेस ये होती है कि हर एक फाइल नई फाइल है, हर एक क्लाइंट नया क्लाइंट है, उसमें जब भी देखो एक नई स्टोरी समझ में आती है उसके बिजनेस के बारे में, और उस स्टोरी को हमने प्रॉफिट सीएमए के अंदर प्रेजेंट करना है और अपने नोट के अंदर प्रेजेंट करना है। और उस चीज को जब हम समझाते हैं, खुद समझते हैं, क्लाइंट से डिस्कस करते हैं और सामने वाले को, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को समझाते हैं, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है वो चीज करना। तो इसी वजह से वर्किंग कैपिटल वाला काम मेरा सबसे फेवरेट काम है। दूसरे लोन प्रोडक्ट्स में मेरे को मजा नहीं आता। लैब प्रोडक्ट में भी मैंने काम किया है तो उतना मेरे को मजा नहीं आया था। उसके अंदर अलग तरह से एडजस्टमेंट के नॉर्म्स हैं। खैर वो भी मैं आपको कभी ना कभी कवर करवाऊंगा, अभी तो मैं चलो वर्किंग कैपिटल के ऊपर फोकस्ड हूँ। तो वर्किंग कैपिटल में मेरे को इसी चीज की वजह से मजा आता था, फाइनेंशियल एनालिसिस की वजह से। तो सीएमए डाटा की प्रोजेक्शंस अपनी कंप्लीट हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा सीएमए डाटा की प्रोजेक्शन से। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीएससीआर ही कवर करवाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डीएससीआर। और बड़ा ही मजा आएगा आपको समझने में भी, डीएससीआर के बारे में काफी डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। तो नेक्स्ट संडे मिलेंगे आपसे। तो अभी के लिए विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।